स्वागत है आपका रात के हमसफर हिंदी कहानी में। आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जिसमें सुकून भी है और एक अनकही दहशत भी। कहानी का नाम है किराएदार का असली चेहरा। गांव के बुजुर्ग लाला राम प्रसाद ने अपने पुराने घर का ऊपरी कमरा किराए पर दिया था। किराएदार दिन में बड़ा शरीफ दिखता, पर रात होते ही शराब, ताश और झगड़ों की आवाजें गूंजने लगतीं। सबको लगता था कि वो परदेसी कुछ छुपा रहा है, पर असली रहस्य तो किसी अपने के अंदर छिपा था, जो दिन के उजाले में मासूम बनकर चलता था और रात के अंधेरे में चेहरा बदल लेता था। यह कहानी सिर्फ शक और सच्चाई की नहीं, यह उस भरोसे की भी है जो गांव के रिश्तों की नींव होता था और जिसे एक झूठी मुस्कान तोड़ सकती थी। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरते जाएंगे, आपको महसूस होगा कि हर किराएदार बाहर का नहीं होता। कभी कभी अपने ही घर के अंदर कोई अजनबी छिपा बैठा होता है। अगर ऐसी सुकून भरी रहस्यमय रातें आपको पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी आपकी नींद को और गहराई देती है। अब बताइए, आप किस शहर और कौन से गांव से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी क्या कह रही है? कमेंट में बताइए ताकि हमें पता चले कि आप भी वहीं कहीं हैं, सुन रहे हैं और इस रहस्यमयी रात के सफर में हमारे साथ चल रहे हैं। तो चलिए, रोशनी धीमी कर लीजिए, पंखे की धीमी आवाज को महसूस कीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस कमरे की ओर जहां दरवाजा खुला था पर सच्चाई हमेशा बंद मिलती थी। गांव का नाम था नवलपुर। चारों ओर फैले सरसों के खेतों से घिरा, बीच से बहती एक छोटी सी नहर और हर संध्या मंदिर की घंटियों में घुला हुआ किसी पुरानी लोक कथा का संगीत। ये वही गांव था जहां हर चेहरा जाना पहचाना लगता था, जहां नीम के नीचे बैठा हर बूढ़ा दूसरों के सुख दुख का इतिहास जानता था। नवलपुर के बीचों बीच खड़ी थी लाला बृजमोहन चौबे की पुरानी हवेली। मिट्टी और चूने से बनी, बरामदे में पुरानी झूला कुर्सी, दीवारों पर समय की धूल की परतें और कोनों में जंग खाई लालटेनें। कभी ये हवेली जीवन से भरी रहती थी। बच्चे खेलते, दालान में गीत गूंजते और भीतर से आती हंसी से आंगन चमक उठता था। लेकिन अब बृजमोहन के सफेद बालों की तरह हवेली भी शांत और अकेली हो चली थी। उस सुबह जब आसमान हल्का नीला था और खेतों में बैलों की घंटियां बज रही थीं, बृजमोहन बरामदे में बैठे चाय की प्याली से भाप उठती देख रहे थे। उनकी आंखों में एक हल्की थकान थी और हाथ में एक पुराना अखबार जिसे वे बिना पढ़े ही देख रहे थे। कमला बहू, उन्होंने आवाज दी। भीतर से धीमी आवाज आई, जी बाऊजी, आ रही हूं। कमला सिर पर आंचल रखे धीरे से आंगन पार करती हुई आई। उनके हाथों में तांबे की केतली थी। चाय की महक हवा में फैल गई। अदरक और इलायची की वह खुशबू जो हर गांव की सुबह को अपना बनाती है। बृजमोहन ने धीमे स्वर में कहा, ऊपर का कमरा अब यूं ही पड़ा है, धूल खाता। सोच रहा हूं उसे किराए पर दे दूं। घर में कुछ मदद भी हो जाएगी और वो हिस्सा आबाद भी रहेगा। कमला ने हल्की चिंता के साथ देखा, पर बाऊजी, किराएदार कैसा होगा ये कैसे पता चलेगा? आजकल तो लोग चेहरे से पहचान में नहीं आते। बृजमोहन मुस्कुराए, अरे भैया, सब राम भरोसे हैं, सब लोग बुरे नहीं होते, और अगर कोई सच्चा आदमी मिल जाए तो घर में रौनक भी आ जाएगी। आंगन में खेलती छोटी बिंदिया, बृजमोहन की पोती, ने चिल्लाकर कहा, दादा, ऊपर का कमरा तो डरावना है, रात को वहां कोई चलता है? बृजमोहन ने हंसते हुए कहा, अरे पगली, वो तो हवा में झूलता बेंत है, वही आवाज करता है। लेकिन भीतर कहीं कमला के दिल में भी एक हल्का डर बैठ गया था, क्योंकि रात को कई बार उसने ऊपर से कुछ कदमों की आहटें सुनी थीं, जैसे कोई पुरानी याद दीवारों में चल रही हो। उस दोपहर जब सूरज सिर पर चढ़ाया था और बैलों की जोड़ी खेत से लौट रही थी, गांव के चौपाल पर खबर फैली, लाला बृजमोहन अपने हवेली का ऊपरी कमरा किराए पर दे रहे हैं। लोग बातें करने लगे, सुना है शहर से कोई पढ़ा लिखा आदमी आ रहा है, कहते हैं नौकरी करता है,
शायद सरकारी। अरे, शहर का आदमी गांव में रह पाएगा क्या? चर्चाएं तिनके की तरह हवा में उड़ने लगीं। शाम ढली और आसमान लाल होते होते नीला पड़ गया। नीम की पत्तियां झूम रही थीं, मंदिर की घंटियां बज रही थीं और लालटेन की लौ हिल रही थी। तभी हवेली के बाहर एक साइकिल रुकी। उस पर एक नौजवान था, लगभग 30 साल का, साफ सुथरे कपड़े, बालों में हल्की चमक और आंखों में झिलमिलाती चालाकी। नमस्ते लाला जी, मैं नरेश सिंह हूं। आपने कमरा किराए पर देने की बात की थी। आवाज में मिठास थी, पर भीतर कुछ छिपा हुआ भी था, जैसे कोई आधा सच। ब्रिजमोहन ने अपनी झुकी आंखों से ऊपर देखा। हाँ बेटा, हाँ, आओ देख लो, ऊपर का कमरा साफ सुथरा है। नरेश सीढ़ियां चढ़ा। लकड़ी की सीढ़ियों की चरमराहट गूंजी। कमरे में पुराने तख्त, दीवारों पर हल्की दरारें, खिड़की से दिखता धान का खेत और कोने में टंगी धूल भरी लालटेन। वह कमरे में कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, लाला जी, मुझे यही पसंद है। यहाँ शांति है, लोग भी सच्चे लगते हैं। ब्रिजमोहन ने सिर हिलाया। बस बेटा, कुछ नियम हैं, शराब, ताश और लड़ाई झगड़े नहीं। ये घर बुजुर्गों की यादों से भरा है। नरेश मुस्कुराया। अरे लाला जी, मैं तो नौकरी पेशा आदमी हूं, बस कुछ महीने रहना है, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। कमला बरामदे से देख रही थी। उसके चेहरे पर भरोसे और अनकहे संशय का मिला जुला भाव था। रात घिर आई, लालटेनें जल उठीं। नीम के नीचे झींगुरों का स्वर बज रहा था। आंगन में ब्रिजमोहन ने रामचरितमानस खोली। कमला रोटियां बेल रही थी और बिंदिया नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी। ऊपर कोई चल रहा है दादा। ब्रिजमोहन मुस्कुराए। अब नया किराएदार आया है, शायद अपना सामान जमा रहा होगा। लेकिन जब सब सो गए, तब हवेली की दीवारों के बीच से एक धीमा ठक ठक सुनाई दिया। सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज, फिर किसी भारी चीज के खिसकने की ध्वनि और फिर खामोशी। कमला नींद में करवट बदली, पर उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या सच में ये कमरा अब आबाद हुआ या कुछ और लौट आया है? अगली सुबह नवलपुर की हवा में कुछ अलग था, जैसे गांव की धीमी लय में अब एक नया सुर घुल गया हो। मंदिर की घंटियों के बीच अब लोग किसी नई चर्चा में डूबे थे। शहर वाला नरेश सिंह आ गया है, लाला ब्रिजमोहन के घर में रह रहा है। लोगों की जिज्ञासा बढ़ गई थी। शहर से आए लोग गांव में वैसे भी किसी चमत्कार जैसे लगते हैं। नरेश सुबह सुबह नीम के नीचे खड़ा होकर अपने जूतों की धूल झाड़ रहा था। साफ सफेद शर्ट, हल्का परफ्यूम और जेब में पेन। गांव वालों को ये सब किसी सरकारी बाबू जैसी शान लग रही थी। गोवर्धन हलवाई चाय की दुकान से बोल पड़ा, देखो देखो, ब्रिजमोहन जी ने तो बड़ा पढ़ा लिखा किराएदार बुला लिया है, लगता है शहर का आदमी है। दूसरा बोला, हाँ हाँ, पर देखना, रात में शहर वाले नींद नहीं सोते, कुछ तो गड़बड़ है इनके साथ। सारे गांव के कान अब उसी हवेली की ओर टिके थे जहां नरेश रह रहा था। बरामदे में ब्रिजमोहन चौबे बैठे थे। उनके सामने लालटेन अब भी टिमटिमा रही थी, क्योंकि रात की हवा में उसकी लौ डगमगा गई थी। कमला देवी रसोई से गुड़ की चाय लेकर आईं। नरेश बेटा, ब्रिजमोहन ने कहा, तुम्हें गांव का पानी, खाना सब अच्छा लग रहा है ना? नरेश मुस्कुराया, जी लाला जी, बहुत सुकून है यहाँ। शहर में तो बस हॉर्न, भीड़ और थकान, यहाँ तो मिट्टी भी जैसे आराम देती है। ब्रिजमोहन को ये जवाब पसंद आया। उन्होंने मन में कहा, भला आदमी है, घर अब फिर से आबाद लगेगा। उसी वक्त बिंदिया नीम की छाया में खेलती हुई आई और बोली, दादा, किराएदार भैया बहुत अजीब हैं, रात में कमरे में बात करते हैं किसी से। कमला ने उसे झट डांटा, चुप कर बिंदिया, बच्चों को सब चीजें सुनाई देती हैं जो होती नहीं। नरेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अरे बच्ची के सपनों की बात है, मैं तो किताब पढ़ रहा था रात में। वो मुस्कुराहट बहुत सधी हुई थी।
इतनी सधी कि किसी को उसमें झूठ का आभास न हो। शाम को शिव नारायण प्रधान अपने साथी गणपत मास्टर के साथ बृजमोहन के घर आए। उनका उद्देश्य था नए किराएदार से मुलाकात। अरे नरेश बाबू, प्रधान ने कहा, हमारा गांव आपका स्वागत करता है। यहाँ सब अपने जैसे हैं, खेतों में पसीना और घरों में सच्चाई। नरेश ने विनम्रता से हाथ जोड़ दिए। धन्यवाद प्रधान जी, मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूं, पर उम्मीद है आपकी छाया में चैन से रह सकूंगा। गणपत मास्टर बोले, आपका काम क्या है नरेश जी? सरकारी दफ्तर में क्लर्क हूं, नरेश ने सहज स्वर में कहा। यहां कुछ पुराने रिकॉर्ड देखने आए हैं। यह सुनकर सबको भरोसा हुआ, लेकिन बृजमोहन के मन में कहीं हल्की खलबली उठी। सरकारी काम करने वाला आदमी गांव में किराए पर रहने क्यों आया है? अगली सुबह राधा नदी से पानी भरकर लौट रही थी। उसकी ओढ़नी भीगी हुई थी, माथे पर पसीने की चमक और हाथों में मिट्टी की महक थी। वो गीत गुनगुना रही थी, नदी किनारे जाऊं मैं, परछाई साथ चले। तभी रास्ते में नरेश मिला। वो साइकिल रोककर बोला, बहन जी, ये रास्ता हवेली तक जाता है क्या? राधा ने संकोच से कहा, हाँ, सीधा जाओ, नीम के बाद बाईं ओर, वहां से लाला जी का घर है। नरेश ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, आपकी बोली में गांव की मिठास है। राधा झेंप गई और आगे बढ़ गई। उसके कदमों में अनजानी घबराहट थी, जैसे किसी अनचाहे संवाद की परछाई उसके पीछे पीछे चल रही हो। रात को बृजमोहन जल्दी सो गए। कमला देवी ने आंगन की चौखट बंद की, लालटेन बुझाई और बिंदिया को अपने पास सुला लिया। पर आधी रात को हवा में कुछ अलग था। ऊपर से हंसी, बोतलों की खनक और ताश के पत्तों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। कमला ने आंखें खोलीं, धीरे से बोली, बृजमोहन जी, सुनिए, ऊपर से आवाजें आ रही हैं। बृजमोहन ने आंखें मलते हुए कहा, कौन सी आवाजें? ये तो हवा है बहू, रात में पुराना घर बोलता है। लेकिन कमला को पता था, ये हवा नहीं, कोई और था जो हवेली में जाग रहा था। सुबह जब सूरज उगा तो सीढ़ियों के पास खाली बोतलें और राख पड़ी थीं। नरेश नीचे उतरा, नींद भरी आंखों से बोला, रात में नींद नहीं आई, आग जला ली थी, ठंड थी ना? कमला ने चुपचाप देखा, पर उसकी नजरों में सवाल थे जो जवाब मांग रहे थे। मनोज खेतों से लौटा। उसने घर में नरेश को बैठे देखा, कुछ लिखते हुए। पास जाकर पूछा, भैया क्या लिख रहे हैं? नरेश मुस्कुराया, डायरी है मेरी, कुछ हिसाब किताब का काम। मनोज को उसकी आंखों में हल्की बेचैनी दिखी, पर कुछ बोला नहीं। उस रात मनोज जब नीम के नीचे बैठा तो फकीरा वहां आया, बिखरे बाल, आंखों में नशा, हाथ में बीड़ी। ए मनोज, उसने कहा, तेरे घर वाला किराएदार बड़ा चालाक है। रात को ऊपर से कोई आता है उसके पास, पर तू मत पूछ, लोग सुन रहे हैं। मनोज सिहर गया। कोई आता है मतलब? फकीरा ने हंसते हुए कहा, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। इस गांव में तो हर चेहरा एक कहानी है और हर कहानी में थोड़ा अंधेरा। रात फिर आई, वही हवेली, वही सीढ़ियां, वही धीमी आहटें। कमला ने देखा, ऊपर के कमरे में रोशनी जल रही थी, जबकि खिड़की आधी खुली थी। भीतर से किसी और की छाया दिखाई दी, पर वो नरेश नहीं था। वो ठिठक गई। क्या सच में ऊपर सिर्फ किराएदार रहता है? नीचे बृजमोहन रामचरितमानस पढ़ रहे थे, पर उनके होंठों से निकली हर पंक्ति में अब एक अजीब कांप थी। सावन का महीना चल रहा था, दिन में गर्मी और रात में भारी उमस, जैसे हवा भी कुछ कहने से डर रही हो। नवलपुर की शाम हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन हवेली के आसपास अब कुछ अनसुना घूमने लगा था। एक अजीब सी बेचैनी, जैसे पुरानी दीवारें रात में बातें करने लगी हों। गांव की फुसफुसाहटें। उस दिन दोपहर में जब गोवर्धन हलवाई ने अपनी दुकान खोली तो लोगों की भीड़ लगी थी। हर कोई धीरे धीरे वही बात दोहरा रहा था, बृजमोहन की हवेली में कुछ तो है। रात को ऊपर रोशनी जलती है और आवाजें भी आती हैं, किसी औरत की हंसी।
शिवनारायण प्रधान ने भौहें चढ़ाईं। अरे, गांव के लोग फालतू बातें करते हैं। लाला बृजमोहन शरीफ आदमी हैं, उनका किराएदार भी पढ़ा लिखा है। लेकिन उनके स्वर में भी अब उतनी मजबूती नहीं रही थी। गणपत मास्टर ने धीमे से कहा, प्रधान जी, कभी कभी बुराई किताबों के बीच नहीं, दीवारों के पीछे रहती है। कमला देवी की रातें। उस रात जब पूरा गांव सो गया, कमला देवी ने लालटेन धीमी कर दी और बिंदिया को पास सुला लिया। बरामदे में बृजमोहन चौबे सोते सोते राम नाम जप रहे थे, लेकिन ऊपर के कमरे में फिर वही आवाज, थक थक थक, फिर किसी के चलने की आहट, और फिर हाँ हाँ हाँ, एक हल्की हंसी जो जैसे किसी के गले में अटक कर निकली हो। कमला का दिल तेज धड़कने लगा। वो खिड़की की ओर से ऊपर देखने लगी। ऊपर के कमरे की खिड़की में रोशनी थी और पर्दे की छाया में दो आकृतियां हिल रही थीं। एक तो नरेश होगा, पर दूसरा? उसने खुद से पूछा। उसने धीरे से बृजमोहन को जगाया। बाबूजी, ऊपर से आवाजें आ रही हैं। बृजमोहन ने उनींदी आंखों से कहा, बहू, ये पुराना घर है, लकड़ी की छत है, सब हवा का खेल है। कमला ने हार मान ली, पर दिल में एक डर टिक गया। वो डर जो धीरे धीरे शक में बदलने वाला था। मनोज की जिज्ञासा। अगली सुबह मनोज खेत से लौटा तो उसने देखा नरेश आंगन में बैठा था, आंखें लाल, कपड़े अस्त व्यस्त, हाथ में पुराना डायरी नुमा रजिस्टर जिसमें कुछ नाम लिखे थे। भैया, रात को ठीक से नींद नहीं आई क्या? मनोज ने पूछा। नरेश ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा काम था, सरकारी फाइलों की नोटिंग देख रहा था। मनोज ने डायरी की ओर देखा। उसमें लिखा था, रामदयाल, RS 500 राधा, नहर किनारे, अधूरा वाक्य। नरेश ने झट डायरी बंद कर दी। पुराने कर्ज का हिसाब है, उसने कहा। शायद पहले वाले पटवारी का रिकॉर्ड। मनोज ने सिर हिलाया, लेकिन भीतर कुछ खटक गया। वो सोच में डूब गया। राधा का नाम इसमें क्यों लिखा है? नहर किनारे मुलाकात। शाम को राधा फिर नदी से लौट रही थी। रास्ते में नरेश साइकिल से आ गया। राधा जी, नमस्ते। राधा झिझकी, आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे, गांव छोटा है, सब जानने लगते हैं, नरेश ने मुस्कुराकर कहा। उसकी मुस्कान इस बार कुछ अलग थी, मीठी नहीं, तेज। आप शहर से हैं तो गांव का माहौल अजीब लगता होगा ना? राधा ने बातचीत संभालने की कोशिश की। हाँ, नरेश बोला, पर यहाँ की आंखें बहुत देखती हैं, जैसे कोई छिपा हुआ सच पकड़ लेना चाहती हो। राधा ने उसकी बात का मतलब नहीं समझा, पर उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जिसने उसकी चाल धीमी कर दी। फकीरा की चेतावनी। रात के अंधेरे में फकीरा फिर मनोज के पास आया। आंखों में नशे की लालिमा थी, लेकिन बातों में सच्चाई। मनोज, सुना है तेरी हवेली में नया किराएदार बड़ा नेक है, मनोज बोला। हाँ, पर लोग बहुत बातें कर रहे हैं। फकीरा हंस पड़ा। बातें नहीं, निशान है, मैंने खुद देखा है। रात को ऊपर कोई और भी आता है, औरत की छाया, लंबी सी, झुकती हुई। मनोज ने डर से कहा, कौन औरत? फकीरा ने होठों पर उंगली रखी। नाम मत पूछ, पर याद रख, ये गांव सीधा नहीं है। जो सच्चाई दिखती है वो सबसे झूठी होती है। बरसात की रात, उस रात जब आसमान में बिजली कौंधी और बादल गरजे, कमला ने ऊपर की खिड़की से हल्की रोशनी देखी। बरामदे में बृजमोहन चौबे सो रहे थे और बिंदिया सपनों में मुस्कुरा रही थी, पर कमला का ध्यान ऊपर था। अचानक तेज आवाज, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। कमला सीढ़ियों की ओर भागी। नरेश बाबू, क्या हुआ? ऊपर से कोई जवाब नहीं, बस हवा का झोंका और गीली मिट्टी की गंध। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। भीतर दीपक की लौ हिल रही थी और फर्श पर पानी के निशान, जैसे कोई गीले पैर अंदर आया हो। दीवार पर एक औरत की छाया टिकी थी, लंबे बाल, झुका चेहरा। कमला ने डर से आंखें बंद कर लीं। हे भगवान, ये क्या है? जब उसने फिर आंखें खोलीं
छाया गायब थी। कमरे में सिर्फ नरेश था, नींद में करवट लेता हुआ। कौन आया था? उसने धीमे से पूछा। नरेश ने आंखें खोले बिना कहा, हवा थी या सपना। पर नीचे सीढ़ियों पर पानी की बूंदें अब भी टपक रही थीं। सुबह बृजमोहन ने देखा, हवेली के पीछे वाले आंगन में किसी के पैरों के निशान थे, छोटे, हल्के और नंगे, जैसे किसी औरत के। लेकिन रास्ता हवेली की दीवार तक जाकर वहीं खत्म हो गया। बृजमोहन कुछ बोले नहीं, बस खामोश खड़े रहे। कमला की आंखों में अब सवाल नहीं, भय था। मनोज अब हर रात ऊपर देखने लगा था। वो भी अब उस परछाई को महसूस करने लगा था। और राधा, उसकी हंसी अब गांव की गलियों में कम सुनाई देती थी। नवलपुर में धान की बालियां अब पीली होने लगी थीं। हवा में पकते अन्न की गंध थी और मंदिर की घंटियों में सावन का उल्लास। पर इस उल्लास के बीच एक चेहरा था, राधा का, जिसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो अब गीत नहीं गाती थी, बस चुपचाप पोखर किनारे बैठ जाती, जैसे किसी गहरे विचार में डूबी हो। उस दिन दोपहर में सूरज नरम था, बादल टुकड़ों में बिखरे हुए। राधा अपनी मिट्टी की घड़ा लिए पोखर से लौट रही थी। वो रास्ते में ठिठक गई। सामने नरेश खड़ा था। नमस्ते राधा जी, उसने कहा मुस्कुराते हुए। आप रोज इसी वक्त पानी लेने आती हैं? राधा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, खेत का काम खत्म होने के बाद यही समय मिलता है। नरेश ने आगे बढ़ते हुए कहा, आपके गांव की मिट्टी बहुत प्यारी है और इसके लोग भी। राधा ने नजरें नीचे कर लीं। उसके गालों पर हल्की लाली थी, शायद धूप की नहीं, किसी अनकहे संकोच की। वो बोली, आपको यहां रहते ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन सब आपको अब जानने लगे हैं। जानने लगे हैं या परखने? नरेश की आवाज धीमी थी, जैसे कोई दबी हुई बात कह रहा हो। राधा ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस हवा में बालों की एक लट उसके चेहरे पर आ गिरी और वह घड़ा संभालते हुए आगे बढ़ गई। नरेश की नजरें उसके पीछे तक जाती रहीं, जैसे वो उसके हर कदम को याद रख लेना चाहता हो। उधर हवेली में कमला देवी के मन में अब अशांति थी। वो ऊपर के कमरे की सफाई करने गई तो देखा, टेबल पर अधखुला रजिस्टर पड़ा था और उसमें फिर वही शब्द, राधा, नहर किनारे। कमला ने जल्दी से पन्ना पलटा, लेकिन अगले शब्द धुंधले थे, जैसे जानबूझकर मिटाए गए हों। उसी वक्त दरवाजे पर आवाज हुई, बहू जी, ऊपर क्या कर रही हैं? वो नरेश था। कमला चौंक गई, बस सफाई कर रही थी। नरेश ने हल्की हंसी के साथ कहा, ये कमरा मेरा है ना बहू जी, अब इसकी धूल भी मुझे रहने दो। उसके शब्द सामान्य थे, पर लहजे में एक हल्का अधिकार झलक रहा था, जिसने कमला को भीतर तक विचलित कर दिया। वो जल्दी से नीचे उतर आईं। नीचे बृजमोहन चौबे बैठकर गीता पाठ कर रहे थे। कमला ने धीरे से कहा, बाबूजी, मुझे ये किराएदार ठीक नहीं लगता। आंखें उसकी जैसे किसी और चीज की तलाश में रहती हैं। बृजमोहन बोले, बहू, हम सबको शक करने की आदत है, भला आदमी को भी बुरा मान लेते हैं। वो तो शांति से रह रहा है। कमला चुप रही, लेकिन उनके दिल की शांति अब डोल चुकी थी। शाम को मनोज खेत से लौटकर हवेली के पीछे वाले रास्ते से आया। वहां मिट्टी में पैरों के निशान थे, छोटे नंगे पैर। वो पीछे तक गए थे और गायब हो गए पुराने कुएं के पास। ये निशान किसके हैं? वो सोच में पड़ गया। तभी पीछे से फकीरा की आवाज आई, वो ऊपर वाले के मेहमान की निशानी है। उसकी हंसी में डर था। किस मेहमान की? मनोज ने पूछा। फकीरा बोला, जिसे कोई देखता नहीं, पर जिसकी परछाई रात में हवेली की दीवार पर दिखती है। वो यह कहकर चला गया। मनोज की रीढ़ में ठंडक उतर आई। अगली सुबह राधा मंदिर गई। वहां पंडित भैरवनाथ ने देखा कि वो देर तक दिए के सामने खड़ी रही, आंखों में आंसू और होठों पर दबी हुई प्रार्थना। पंडित ने पूछा, क्या हुआ बेटी? राधा ने कहा, पंडित जी, अगर कोई गलती कर दे तो क्या भगवान माफ कर देते हैं?
भगवान सब देखते हैं, पंडित ने कहा, पर सच छिपाने वाला खुद को नहीं देख पाता। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया और बाहर निकलते हुए हवेली की ओर देखने लगी। वो जानती थी कि कुछ कहे बिना भी नरेश की आंखें उसे सब कह देती हैं। वो अब डर और आकर्षण दोनों में बंध चुकी थी। उस रात हवेली में फिर अंधेरा छाया था। आंगन में लालटेन झिलमिला रही थी और नीम की डालियों से हवा बज रही थी। कमला देवी सो नहीं पा रही थीं। उन्होंने देखा ऊपर की खिड़की खुली थी और वहां राधा खड़ी थी। कमला सिहर गई। राधा, इस वक्त यहां? वो सीढ़ियां चढ़ने लगी, पर जैसे ही ऊपर पहुंची कमरा खाली था। फर्श पर बस गीली मिट्टी के निशान थे और खिड़की से बाहर उड़ता एक लाल चुन्नी का सिरा। नीचे बृजमोहन चौबे ने करवट ली। कोई आया था ऊपर? कमला बोली, नहीं, शायद हवा थी। पर भीतर उन्हें पता था हवा इतनी सुगंधित नहीं होती जितनी राधा की ओढ़नी थी। अगले दिन सुबह गणपत मास्टर ने स्कूल जाते हुए देखा राधा खेत की मेड़ पर अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर एक शांति थी, पर आंखों में तूफान। बेटी, तबीयत ठीक है? उन्होंने पूछा। राधा ने बस इतना कहा, कुछ बातें होती हैं मास्टर जी, जो अगर कह दी जाए तो लोग पत्थर मारते हैं, और अगर न कही जाए तो खुद अंदर से पत्थर बन जाता है। गणपत मास्टर कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने पहली बार महसूस किया कि गांव की ये लड़की अब वही भोली राधा नहीं रही। दिन ढलने लगा था। आसमान पर काले बादल एक दूसरे से टकरा रहे थे, जैसे कोई अदृश्य युद्ध चल रहा हो। हवा में मिट्टी की गंध थी और हर पत्ता अपनी जगह कांप रहा था। नवलपुर गांव ने ऐसी रात सालों बाद देखी थी। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, पेड़ों की डालियां टूट टूट कर जमीन पर गिर रही थीं और दूर मंदिर की घंटियां हवा में डोल रही थीं। हवेली के भीतर कमला देवी ने जल्दी जल्दी दरवाजे बंद किए। बिंदिया, खिड़कियां कसकर बंद कर दो बेटा, आज हवा बहुत तेज है। बृजमोहन चौबे ने धीरे से कहा, ये सावन की आंधी है बहू, पर इसका शोर कुछ अलग है आज। वो बात पूरी भी न कर पाए थे कि बिजली कौंधी। एक पल के लिए पूरी हवेली नीली रोशनी में नहा उठी और ऊपर वाले कमरे की खिड़की से किसी आकृति की परछाई झलकी। लंबे बाल, झुका चेहरा और कांपती हुई लौ जैसा शरीर। कमला का दिल धक से रह गया। बाबूजी, ऊपर कोई है? बृजमोहन ने सिर उठाया। नरेश होगा बहू, उसका कमरा है। नहीं बाबूजी, कमला की आवाज कांप रही थी। वो नरेश नहीं था, वो कुछ और था। उसी वक्त ऊपर अपने कमरे में नरेश सिंह लालटेन के सामने बैठा था। टेबल पर पुराना रजिस्टर खुला था, जिसमें वही शब्द बार बार लिखे थे, राधा, नहर किनारे, राधा, सावन की रात, राधा लौट आएगी। हर पंक्ति पर उसकी उंगलियां थरथरा रही थीं। बाहर बिजली गरज रही थी, पर उसके कमरे में एक और आवाज थी, किसी की सांसों की, धीमी पर बहुत करीब। वो चौंक कर पीछे मुड़ा। कमरा खाली था। कौन है वहां? उसने पूछा। खिड़की से पर्दा हिला और ठंडी हवा का झोंका भीतर आया। साथ ही एक मीठी सी गंध, केसर और मिट्टी की मिलीजुली खुशबू, वही जो राधा की ओढ़नी से आती थी। राधा, उसने फुसफुसाया। लालटेन की लौ हिल गई और उसी क्षण उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को छुआ हो। वो पलटकर खड़ा हुआ, पर पीछे कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो बोला, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। एक पल को सब शांत हुआ, फिर हवा के साथ वही हंसी गूंजी जो उसने कई रातों से सुनी थी, धीमी, खिंचती हुई और अंदर तक सिहरन छोड़ देने वाली। नीचे आंगन में मनोज खड़ा था। उसने ऊपर की खिड़की से रोशनी और परछाइयां देखी। बिजली की चमक में हर कुछ सेकंड में कोई छवि बनती और मिट जाती। वो बोला, माँ, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। कमला ने उसका हाथ पकड़ा। मत जा बेटा, ऊपर कुछ ठीक नहीं। पर मनोज का मन अब रुक नहीं रहा था। वो दीवार से लगी लालटेन लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ
लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं और ऊपर से आती गंध ने उसकी नाक को छुआ। वही मिट्टी और केसर की गंध। वो दरवाजे के पास पहुंचा। अंदर से हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। नरेश बैठा था, आंखें लाल, चेहरे पर पसीना, और सामने टेबल पर राधा की टूटी चूड़ी रखी थी। मनोज ने कांपते स्वर में पूछा, ये राधा की चीज कैसे तुम्हारे पास आई? नरेश चौंका। मनोज, तुम यहां? ये तो मुझे रास्ते में मिली थी। झूठ, मनोज ने कहा। राधा 3 दिन से मंदिर के बाद किसी से नहीं मिली, और अब ये चूड़ी तेरे कमरे में? नरेश खड़ा हुआ, गुस्से से बोला, हर बात में शक करना तुम्हारी आदत है क्या? मैं कोई अपराधी नहीं। बिजली फिर गरजी और उसी पल खिड़की से भीतर कुछ उड़ता हुआ आया। एक लाल ओढ़नी, गीली, भारी और राधा की जैसी। नरेश पीछे हट गया। कमरे की लौ कांपी और बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था। और हवा में वो आवाज, मैं आई थी। नीचे कमला ने लालटेन उठाई। बाऊजी, ऊपर कुछ गिरा। कोई बात नहीं बहू, ये तूफान है, ब्रिजमोहन बोले, पर उनकी आवाज कांप रही थी। मैं जाकर देखता हूं। पर तभी ऊपर से मनोज की चीख सुनाई दी, मां! कमला दौड़ी, ब्रिजमोहन पीछे पीछे। ऊपर पहुंचते ही देखा दरवाजा खुला था। हवा अंदर उथल पुथल मचा रही थी। टेबल पर जलता दीपक गिरा पड़ा था। फर्श पर लालटेन टूटी हुई और कोने में नरेश बेसुध पड़ा था। मनोज दीवार से टिके खड़ा था, चेहरे पर पसीना और आंखों में आतंक। मां, वो यहां थी। कौन? राधा। कमला ने चारों ओर देखा। कमरा खाली था, पर फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान थे, गीले, ताजे और गायब होते हुए। आसमान अब साफ था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवेली की मिट्टी अब भी गीली थी। आंगन के बीच में राधा की लाल ओढ़नी सूखने के लिए टंगी थी। किसी को पता नहीं था वो वहां कैसे पहुंची। शिवनारायण प्रधान, गणपत मास्टर और फकीरा हवेली पहुंचे। प्रधान बोले, लाला जी, ये कैसी अफवाहें हैं? लोग कह रहे हैं कि राधा की आत्मा यहां भटक रही है। ब्रिजमोहन ने थके स्वर में कहा, हमने कुछ देखा नहीं, लेकिन जो हुआ वो किसी सपने से भी डरावना था। नरेश अब चुप था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वो कुछ बहुत पुराना याद कर रहा हो। धीरे से बोला, वो मरी नहीं थी। उसने वादा किया था कि वो लौटेगी। सब सन्न रह गए। कौन लौटेगी? गणपत मास्टर ने पूछा। नरेश ने दीवार पर बनी परछाई की ओर देखा, जहां बारिश की बूंदें सूख रही थीं, और उस पर अब भी एक धुंधला निशान था, किसी स्त्री की आकृति जैसा। सुबह की हवा में नमी थी, पर नवलपुर की गलियों में कुछ भारीपन पसरा था। गायें बाड़े से बाहर नहीं निकल रही थीं, मुर्गों ने बांग देना छोड़ दिया था, और लोगों के चेहरों पर जैसे नींद नहीं, किसी अनजाने डर की छाया थी। मंदिर की घंटियां भी उस सुबह कुछ देर से बजीं, और जब बजीं तो पूरा गांव चौंक उठा, क्योंकि घंटी के साथ मंदिर की सीढ़ियों पर रामदयाल खड़ा था, आंखें लाल, चेहरा राखसा और हाथ में राधा की टूटी पायल। मेरी राधा, मेरी बेटी नहीं मिली। उसकी आवाज पूरे नवलपुर में गूंज गई। कुछ ही घंटों में खबर हर घर तक पहुंच गई, राधा लापता है। लोग खेत, पोखर और मंदिर के आसपास उसे ढूंढने लगे। कमला देवी हवेली के आंगन में खड़ी थीं, उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने मनोज से कहा, बेटा, तू ऊपर मत जाना अब। जब से वो किराएदार आया है, घर में सुकून नहीं रहा। ब्रिजमोहन चौबे धीरे से बोले, बहू, अब वक्त डरने का नहीं, समझदारी का है। अगर राधा सच में गायब है तो पंचायत को बताना होगा। बिंदिया ने अचानक कहा, दादा, राधा दीदी कल रात ऊपर आई थी, मैंने खिड़की से देखा था। कमला का दिल जैसे थम गया। क्या कह रही है तू, बिंदिया? सच मां, उसने लाल चुन्नी पहनी थी। वो ऊपर कमरे में थी, फिर हवा में उड़ गई। कमला ने बच्ची का मुंह ढक दिया। शब्द संभाल कर बोल बेटा, ऐसी बातें मत कर। पर जो बात बिंदिया ने कही थी वही अब पूरे गांव में गूंजने लगी।
राधा आखिरी बार हवेली के पास देखी गई थी। दोपहर तक चौपाल पर भीड़ जुट गई। शिवनारायण प्रधान, गणपत मास्टर और गांव के कई बुजुर्ग बैठे थे। बीच में रामदयाल बैठा था, चेहरा पीला, आंखों में आंसू। प्रधान ने कहा, रामदयाल, सोच समझ कर बता, आखिरी बार राधा को कहाँ देखा? मंदिर में, उसने रोते हुए कहा। वो दिया जलाकर घर लौट रही थी, फिर कोई पता नहीं। गणपत मास्टर ने गंभीर स्वर में कहा, और गांव में सब कह रहे हैं कि वो लाला बृजमोहन की हवेली के पास थी। सन्नाटा छा गया। नरेश सिंह को बुलाया गया। वो आया, सधा हुआ, शांत चेहरा, पर आंखों में थकावट। उसके कपड़े अभी भी नमी से भरे थे, शायद रात की बारिश के। प्रधान बोले, नरेश बाबू, सब कह रहे हैं कि राधा आखिरी बार आपकी खिड़की के नीचे देखी गई थी। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? नरेश ने गहरी सांस ली। मुझे कुछ नहीं पता प्रधान जी, मैं तो अपने कमरे में अकेला था। अकेला? रामदयाल चीखा, झूठ बोलता है तू। मैंने खुद तेरी खिड़की से उसकी चुन्नी देखी थी। लोग फुसफुसाने लगे। चुन्नी तो हवेली में मिली थी ना? हाँ, वही लाल चुन्नी। पंचायत खत्म होते ही मनोज नरेश के कमरे में गया। भैया, उसने कहा, सच सच बताओ, राधा कहाँ है? नरेश ने आंखें नीची की। मनोज, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने से सब टूट जाता है। राधा चली गई है, बस इतना समझो। चली गई? मनोज चिल्लाया। कहाँ? कौन ले गया उसे? नरेश ने धीरे से कहा, कभी कभी जो अपनी मर्जी से जाते हैं उनका पता कोई नहीं लगा सकता। उसके शब्द गूढ़ थे, जैसे किसी और अर्थ की ओर इशारा करते हों। शाम को फकीरा पंचायत में पहुंचा, हाथ में बीड़ी, चेहरे पर डर। मैंने देखा था, वो चिल्लाया। रात को नहर किनारे नरेश किसी से मिला था और वो औरत राधा थी। सबकी नजरें नरेश पर टिक गईं। प्रधान ने पूछा, क्या ये सच है? नरेश ने कहा, हाँ, मैं उससे मिला था, पर सिर्फ बात करने। किस बात की? गणपत मास्टर बोले। वो डर गई थी, उसने कहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कौन? नरेश चुप हो गया, फिर बोला, मैंने उसका नाम सुना, पर यकीन नहीं हुआ। किसका नाम? प्रधान गरजे। नरेश ने धीमे स्वर में कहा, प्रधान जी, उसने आपका नाम लिया था। पूरा चौपाल सन्न रह गया। शिवनारायण, प्रधान का चेहरा सख्त हो गया। क्या बकवास है ये? मैं झूठ नहीं बोल रहा, नरेश बोला। उसने कहा था, प्रधान उसे खेत के पीछे वाली झोंपड़ी में बुलाते हैं रात में। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग फुसफुसाने लगे, क्या प्रधान का भी हाथ है? कई बार देखा गया है वो राधा के खेत की तरफ जाता था। प्रधान ने गुस्से में कहा, यह सब साजिश है, शहर वाला मुझे बदनाम करना चाहता है। हवेली लौटकर कमला देवी ने लालटेन जलाई। हवा भारी थी, भीतर सन्नाटा। बृजमोहन चुप थे और बिंदिया नींद में बार बार बड़बड़ा रही थी, राधा दीदी पानी में है। कमला ने कांपते हुए बेटी को उठाया। क्या कहा तूने? मैंने देखा माँ, वो नदी में है, पर डरी नहीं है, मुस्कुरा रही है। कमला का गला सूख गया। वो बरामदे में बैठ गईं, आंसू अपने आप गिरने लगे। हे भगवान, इस घर की दीवारें क्या छुपा रही हैं? उस रात मनोज हवेली के पीछे नहर किनारे गया। चांद बादलों में छिपा था, पानी में हल्की चमक थी। वो झुककर देखता है, नहर के किनारे किसी की परछाई झलकती है। धीरे धीरे वो पास आता है। वो राधा थी, भूरी आंखें, भीगे बाल और होंठों पर वही मुस्कान। राधा, मनोज चीखा। वो मुड़ी, मुस्कुराई और बोली, मनोज, सब सच जानना चाहता है ना? सच तो वही है जहां किसी ने देखा नहीं। और अगले ही पल वो पानी में उतर गई। लहरें उठीं, फिर शांत हो गईं। मनोज ने झुककर देखा, बस राधा की पायल की एक जोड़ी रह गई थी, जो चांद की रोशनी में टिमटिमा रही थी। सुबह की किरणें नवलपुर की गलियों में उतरने से पहले ही चौपाल पर भीड़ जमा हो गई थी। हर चेहरे पर सवाल था, क्या राधा मर चुकी है? और अगर हां, तो किसने किया? कहीं कोई रो रहा था,
कहीं कोई फुसफुसा रहा था। बैलगाड़ियों के पहिए धूल में थमे खड़े थे और मंदिर की घंटी आज किसी ने नहीं बजाई। पूरा गांव जैसे एक सांस में ठहरा हुआ था। चौपाल के बीच में एक लकड़ी की चौकी रखी गई थी, जिस पर बैठा था शिवनारायण प्रधान। चेहरा कठोर, पर आंखों में झलकता डर छिपा नहीं था। बगल में गणपत मास्टर, गोवर्धन हलवाई और कुछ बुजुर्ग। थोड़ी दूर रामदयाल बैठा था, चेहरा धूल से सना, आंखें सूजी हुई और हाथ में वही टूटी पायल कसकर पकड़ी हुई। ब्रिजमोहन चौबे हवेली से धीरे धीरे आए। कमला देवी और मनोज उनके साथ थे। भीड़ के पीछे फकीरा बीड़ी जलाए खड़ा था और उसकी नजरें बार बार हवेली के ऊपर वाले हिस्से की ओर उठ रही थीं, जहां खिड़की अब भी आधी खुली थी। प्रधान ने गला खनखारते हुए कहा, आज हम सब यहां एक बात साफ करने इकट्ठे हुए हैं। राधा की गुमशुदगी और उससे जुड़ी अफवाहें। हर किसी को बोलने का मौका मिलेगा, पर झूठ बोला तो ईश्वर सजा देगा। भीड़ में कानाफूसी हुई। फिर रामदयाल उठा, प्रधान जी, मुझे अब किसी सबूत की जरूरत नहीं। मेरी राधा उसी हवेली से गई थी। उसी रात नरेश की खिड़की में उसकी चुन्नी लहराई थी। प्रधान ने कहा, रामदयाल, हमने सब सुना, पर बिना गवाह कोई फैसला नहीं होता। तभी फकीरा बोला, गवाह तो मैं हूं। भीड़ हिली। फकीरा ने बीड़ी फेंकी और बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा। रात को नहर किनारे लाल चुन्नी में राधा थी और उसके सामने नरेश। फिर बिजली चमकी और वो गायब। लोगों में सिहरन दौड़ गई। गणपत मास्टर बोले, नरेश, क्या ये सच है? नरेश शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं, थकावट और पछतावा था। हाँ, मैं वहां था। तो फिर क्या हुआ? नरेश ने धीमे स्वर में कहा। वो डरी हुई थी, कह रही थी, मुझे कोई देख रहा है। मैंने पूछा, कौन? उसने कहा, प्रधान जी। भीड़ में शोर उठ गया, प्रधान, प्रधान। लोग एक दूसरे को देखने लगे। शिवनारायण प्रधान गुस्से से खड़े हुए। ये झूठ है, उन्होंने गरज कर कहा। ये शहर वाला मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है। मैंने उस लड़की को कभी छुआ तक नहीं। नरेश ने आंखों में आंसू लिए कहा, छूने की बात नहीं है प्रधान जी, आपने उसे डराया था। आपकी हवेली के पीछे की झोंपड़ी में वो रोती हुई छिपी थी। प्रधान का चेहरा बदल गया। तू साबित कर सकता है? नहीं, नरेश बोला, क्योंकि वो अब किसी के सामने नहीं बोल पाएगी। सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा चल रही थी और दूर से मंदिर की घंटी एक बार बजी, धीमी, टूटी हुई। अब मनोज उठा। उसकी आवाज में डर नहीं, दृढ़ता थी। मैंने भी कुछ देखा है। रात को जब तूफान आया था, मैं ऊपर के कमरे में गया था। वहां नरेश था और राधा की चूड़ी। हाँ, थी, नरेश ने कहा। वो मुझे खुद दी थी। क्यों? कमला देवी की आवाज फटी। क्यों दी थी उसने? नरेश बोला, क्योंकि वो जाना चाहती थी। उसने कहा था, अगर मैं गया तो लोग तुम्हें दोष देंगे। उसने मुझसे कहा, सच्चाई किसी को मत बताना, नहीं तो सब जल जाएगा। लोगों की आंखें फैल गईं। गणपत मास्टर ने पूछा, जल जाएगा मतलब? नरेश ने रुककर कहा, उसने बताया था, उसने किसी के पाप देखे थे। प्रधान जी की झोंपड़ी में वो रात को जबरदस्ती आई थी, क्योंकि कोई और वहां फंसा हुआ था। एक और लड़की। पूरा गांव जैसे कांप गया। प्रधान की आंखें खून सी लाल हो गईं। बस बहुत हुआ, अब इस आदमी को बांध दो। इसी बीच गोवर्धन हलवाई भागता हुआ आया। सब लोग आओ, नहर के पास। सब लोग दौड़ पड़े। नहर के किनारे झाड़ियों के बीच कुछ पुलिस वाले खड़े थे और जमीन पर कुछ मिला था। वो थी राधा की लाल चुन्नी और उसके नीचे दबी एक लकड़ी की पेटी। पेटी में पुराने गहने, कुछ रुपए और 2 कागज थे, जिनमें से एक पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हुआ तो सच हवेली की दीवारों में रहेगा। नीचे नाम था, राधा। भीड़ हिल गई। गणपत मास्टर ने पढ़ते हुए कहा, इसका मतलब वो हवेली में थी और उसे किसी ने रोका। कमला देवी जमीन पर बैठ गईं। हे भगवान, मेरी बच्ची जैसे उस दिन सच बोल रही थी।
उसने कहा था, राधा दीदी हवा में उड़ गई थी, शायद सच में उड़ गई थी, पर अपनी सच्चाई छोड़ गई। बृजमोहन चौबे ने आंखें बंद की। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, पर इतना गंदा झूठ पहली बार देखा जो इंसान की शक्ल में है। उन्होंने प्रधान की ओर देखा। प्रधान अब चुप था, उसका सिर झुका हुआ, पसीने से भीगा। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं बस चाहता था वो चुप रहे। गणपत मास्टर उठे। जो इंसान सच से डरता है वो पापी है। हमारी पंचायत तय करती है शिवनारायण प्रधान को तुरंत पद से हटाया जाए। नरेश सिंह की जांच पुलिस करेगी और राधा की याद में गांव के तालाब के पास दीप जलाया जाएगा। भीड़ ने सिर झुका लिया। कहीं राहत थी, कहीं शर्म और कहीं एक अनकहा डर कि गांव की दीवारों के भीतर क्या क्या छिपा है। जब पंचायत खत्म हुई, आसमान में हल्का धुंधलका था। हवेली के ऊपर वाले कमरे की खिड़की में फिर से लाल रोशनी झलकी। नरेश अकेला बैठा था और उसके सामने राधा की टूटी पायल। वो बोला, मैंने वादा किया था राधा, सच बोल दूंगा। अब सबको पता चल गया। लालटेन की लौ हिली और हवा में फिर वही आवाज आई, धन्यवाद। धीमी, कोमल और मुक्त। नवलपुर की हवा उस दिन शांत थी, पर उस शांति के भीतर कुछ अधूरा, कुछ अनकहा घूम रहा था। पंचायत के फैसले के बाद गांव में सब कुछ जैसे ठहर गया था। लोग काम पर जा रहे थे, पर बातें अब भी राधा पर ही रुक जाती थीं। मंदिर की घंटियां हर शाम बजतीं, पर अब उनमें वो मधुरता नहीं थी। गांव में एक अदृश्य सन्नाटा फैल गया था, जैसे हर दीवार कुछ कहना चाहती हो पर डरती हो। उस रात मनोज नीम के नीचे बैठा था। हवा ठंडी थी और दूर खेतों में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। उसकी आंखें थकान से भरी थीं, पर दिमाग में सवाल गूंज रहे थे। अगर राधा मर गई थी तो उसकी पायल, चुन्नी और चिट्ठी अलग अलग जगह क्यों मिली? और अगर प्रधान दोषी था तो राधा ने नरेश को चेतावनी क्यों दी थी? उसे याद आया, राधा ने अपनी आखिरी मुलाकात में कहा था, सच वहीं रहेगा जहां कोई नहीं देखेगा। वो बात अब उसके भीतर गूंज रही थी। अगले दिन मनोज ने ठान लिया, वो हवेली के ऊपर वाले कमरे को पूरी तरह खोजेगा। बृजमोहन चौबे ने रोका, बेटा, अब उस कमरे का जिक्र मत कर। जो बीत गया उसे खोदने से दर्द ही मिलेगा। पर मनोज ने कहा, दादा, दर्द तब तक रहेगा जब तक सच दफन है। राधा का नाम मिट्टी में नहीं रहने दूंगा। वो लालटेन लेकर सीढ़ियां चढ़ा। ऊपर वही पुराना कमरा, खिड़की से आती हल्की धूप, धूल के कण हवा में तैरते हुए, और लकड़ी के तख्त पर पड़ा टूटा हुआ रजिस्टर। मनोज ने चारों ओर देखा। दीवारों पर नमी थी, लेकिन एक जगह ईंटें कुछ उभरी हुई थीं, जैसे हाल में छेड़ी गई हों। उसने हथेली से छुआ। वहां एक हल्की दरार थी। उसने हथौड़े से ईंटें हटाईं। अंदर से एक पुराना पीला लिफाफा मिला। लिफाफे पर लिखा था, मनोज के लिए, अगर मैं न रहूं। उसके हाथ कांप गए। उसने धीरे से खोला। अंदर एक कागज और एक सूखा फूल था। वो वही फूल था जो राधा हर दिन मंदिर में चढ़ाती थी। कागज पर स्याही फैल चुकी थी, पर शब्द अब भी जिंदा थे। मनोज, अगर तू ये पढ़ रहा है तो शायद मैं अब नवलपुर में नहीं हूं, पर मेरी आत्मा यहीं कहीं होगी, उसी नीम के नीचे जहां हम बचपन में खेलते थे। मैंने जो देखा है वो कह नहीं सकती थी। गांव के कई चेहरे नकाब पहने हैं। प्रधान ही नहीं, कुछ और भी लोग इस साजिश में हैं। और वो किराएदार नरेश, वो बुरा नहीं है मनोज। उसने मुझे बचाने की कोशिश की थी। मैं खुद चली गई थी ताकि सच बाहर आ सके। अगर मैं लौट कर ना आऊं तो हवेली की दीवार के पीछे देखना, वहां वो चीज है जो सबको बेनकाब कर देगी, तेरी राधा। मनोज के हाथ कांप गए। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। वो फुसफुसाया, राधा जिंदा थी और उसने खुद सब छोड़ा था। वो दीवार की उसी जगह गया जहां लिफाफा मिला था। वहां एक और खोखली जगह थी। उसने उसे और खोला। अंदर एक छोटा टिन का बक्सा था।
बक्सा पुराना था, ताले में जंग लगी थी। मनोज ने उसे तोड़ा। अंदर जो था उसने उसकी रूह हिला दी। कुछ तस्वीरें और कुछ सरकारी दस्तावेज। तस्वीरों में प्रधान शिव नारायण और 2 अन्य गांव वाले थे, एक लड़की के साथ जो राधा जैसी दिखती थी। वो सब नहर किनारे बैठे थे। रात का समय था और उसी में राधा का चेहरा डर से जकड़ा हुआ था। दस्तावेज में गांव की जमीन के झूठे सौदे थे। प्रधान ने कई किसानों की जमीन अपने नाम कर ली थी और नरेश सिंह, जो असल में सरकारी अफसर था, वो जांच के लिए ही गांव आया था। हे भगवान, मनोज बुदबुदाया। तो ये किराएदार कोई साधारण आदमी नहीं था। मनोज नीचे भागा। मां, देखो, राधा निर्दोष थी और नरेश उसका दुश्मन नहीं, रक्षक था। कमला ने कांपते हुए कागज लिया। उन्होंने उसे पढ़ा और आंखों से आंसू बह निकले। तो वो सब जो हमने सुना सब गलत था। बृजमोहन चौबे ने कहा, मनोज, ये बात गांव तक नहीं रुकनी चाहिए। सच को उजागर करना अब हमारा धर्म है। शाम को मनोज ने फकीरा को बुलाया। तूने जो देखा था वो सच नहीं था, आधा सच था। फकीरा बोला, हाँ, मैंने देखा था राधा और नरेश को नहर किनारे, पर उस रात वहां प्रधान भी था। उसने मुझे धमकाया था। कहा था, अगर किसी को बताया तो मेरी जान जाएगी। तो तू अब बोलेगा? मनोज बोला। फकीरा ने सिर झुका लिया। अब बोलूंगा, राधा के लिए। मनोज और फकीरा ने वही बक्सा और चिट्ठी लेकर गणपत मास्टर को दिखाया। उन्होंने दस्तावेज देखकर कहा, यह गांव की आजादी का असली सबूत है। राधा मरी नहीं, उसने बलिदान दिया। अगली सुबह यह सब पंचायत में पेश किया गया। लोगों ने पहली बार नरेश को अपराधी नहीं, सच्चाई का साथी माना। प्रधान को पुलिस ने हिरासत में लिया और नवलपुर के हर घर में उस रात दिए जलाए गए, राधा की याद में, जिसने झूठ के खिलाफ सच को जगा दिया। उस रात हवेली के ऊपर वाले कमरे की खिड़की फिर खुली। नरेश वहां खड़ा था, आंखों में राहत और पछतावे का मिला जुला भाव। हवा में वही खुशबू फैली, मिट्टी और केसर की। उसने धीमे स्वर में कहा, अब सब जान गए राधा, अब तू चैन से रह सकती है। खिड़की से हवा चली और दीवार पर एक हल्की परछाई उभरी जो मुस्कुरा रही थी। सावन का आखिरी हफ्ता था। नवलपुर की मिट्टी में अब नमी के साथ एक अजीब सी खुशबू फैली थी, जैसे खेतों, पेड़ों और हवेली की दीवारों ने राहत की सांस ली हो। लेकिन वो खुशबू सिर्फ बारिश की नहीं थी, वो सच की थी। वो सच जो राधा ने अपनी चिट्ठी और बलिदान से गांव को लौटा दिया था। सुबह की धूप आंगन में उतर रही थी। बिंदिया नीम के नीचे बैठी मिट्टी से छोटी छोटी गुड़ियां बना रही थी। हवा में हरी पत्तियों की महक थी, पर उसके चेहरे पर गहरी तन्मयता। अचानक उसने सिर उठाया। हवेली की ऊपरी खिड़की में कुछ चमका। वो मुस्कुराई और धीरे से बोली, राधा दीदी, तुम फिर आई ना? कमला देवी ने दूर से आवाज दी। क्या बोल रही हो बिंदिया? कुछ नहीं मां, बस नीम की पत्तियां बात कर रही थीं, बिंदिया ने मासूमियत से कहा। पर उसकी नजरें अब भी ऊपर की खिड़की पर थीं, जहां लाल पर्दे की झिलमिलाहट में किसी का साया धीमे धीमे हिल रहा था। उस दोपहर नरेश सिंह चौपाल गया। वो अब किसी किराएदार की तरह नहीं, बल्कि गांव के एक विनम्र सिपाही की तरह खड़ा था, जिसने झूठ की दीवार गिराई थी। लोगों ने उसकी ओर आदर से देखा। गणपत मास्टर बोले, नरेश बाबू, आपने जो किया वो कोई बाहरी नहीं करता। हमारे गांव का सम्मान बचा लिया आपने। नरेश ने सिर झुका लिया। मैंने कुछ नहीं किया मास्टर जी। सच करने की ताकत राधा ने दी। वो मरी नहीं थी, उसने हमें जगाया था। लोगों की आंखें नम हो गईं। कहीं बच्चों ने फूलों की माला लाई और हवेली के दरवाजे पर रख दी, जिस पर लिखा था, राधा, जिसने हमें सिखाया कि डर से बड़ा सच होता है। रात में मनोज नीम के नीचे बैठा था। चांद बादलों के बीच से झांक रहा था और उसके हाथ में वही चिट्ठी थी जो दीवार के भीतर से मिली थी।
उसके शब्द अब भी गूंज रहे थे। सच वहीं रहेगा जहां कोई नहीं दिखेगा। वो बुदबुदाया, राधा, तूने जो किया वो कोई लड़की नहीं, एक योद्धा करती है। तभी एक ठंडी हवा चली। उसने ऊपर देखा, नीम की पत्तियां सरसराईं और उनके बीच से एक सूखा फूल उसकी गोद में गिरा। वो वही फूल था जो चिट्ठी के साथ मिला था। मनोज मुस्कुरा उठा। अब मैं समझ गया, उसने कहा। तूने सच्चाई को मिट्टी में बो दिया और अब वो फूलों की तरह महक रही है। रात का खाना खत्म हुआ। आंगन में लालटेन जल रही थी और हवेली में पहली बार सन्नाटा सुकून में बदला था। कमला देवी बरामदे में बैठी थीं। उन्होंने अपनी हथेली में हल्दी की डिब्बी ली और दीवार पर हल्का सा AUM बनाया। बाबूजी, उन्होंने बृजमोहन चौबे से कहा, अब ये घर डर का नहीं, सच्चाई का घर है। बृजमोहन मुस्कुराए। हाँ बहू, सच्चाई की महक झूठ की सड़ांध से हमेशा बड़ी होती है। राधा चली गई, पर उसने हमारे भीतर की नींद तोड़ दी। कमला की आंखें नम थीं, पर उनमें अब भय नहीं, बल्कि गर्व था। उसी शाम फकीरा हवेली के बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं, पर अब शराब की नहीं, पश्चाताप की। वो बोला, लाला जी, मैं पापी हूं। मैंने जो देखा था आधा सच बताया, आधा डर में दबा लिया। राधा अगर जिंदा रहती तो शायद मुझे भी इंसान बना देती। बृजमोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब देर नहीं हुई फकीरा, तूने सच बोला, यही राधा की जीत है। फकीरा की आंखें भर आईं। वो बोला, अब मैं हर सावन उसकी याद में नहर किनारे दीप जलाऊंगा। फिर वो चला गया और जाते जाते उसकी बीड़ी बुझी नहीं, हवा ने खुद बुझा दी। रात गहराने लगी थी। नरेश अपने कमरे में बैठा रजिस्टर बंद कर रहा था। फिर उसने वो टूटी हुई पायल, लाल चुन्नी का टुकड़ा और सूखा फूल एक छोटे लकड़ी के बक्से में रखा। धीरे से बोला, तेरा सबूत तेरे साथ रहेगा राधा। अब इस घर को कोई कलंक नहीं कहेगा। जैसे ही उसने बक्सा बंद किया, कमरे में हल्की खुशबू फैली, मिट्टी, केसर और रात रानी की मिली जुली महक। दीवार पर रोशनी की एक लकीर उभरी और उसमें राधा की मुस्कुराती आकृति जैसे कुछ क्षण के लिए दिखी। नरेश ने सिर झुका लिया। जा, अब चैन से रह, उसने कहा। सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली की दीवारों पर पड़ी तो पूरा आंगन किसी अदृश्य इत्र से महक उठा। बृजमोहन ने दरवाजा खोला और मुस्कुराए। बहू, आज तो जैसे घर ही नया लग रहा है। कमला ने कहा। हाँ बाबूजी, ये मिट्टी की खुशबू नहीं, ये राधा की है। नीम के नीचे बिंदिया खेल रही थी। उसने मिट्टी से एक गुड़िया बनाकर कहा, माँ देखो, ये राधा दीदी है। अब वो आसमान में रहती हैं और रात को हवेली की रखवाली करती हैं। कमला ने बेटी को गोद में लिया और धीरे से बोली, हाँ बेटा, वो अब डर नहीं देती, वो अब हमें सच्चाई सिखाती हैं। रात बीत चुकी थी, लेकिन नवलपुर के आसमान में अब भी कुछ अनजाना ठहरा हुआ था। आंखों से ओझल पर हवा में महसूस होने वाला, जैसे राधा के जाने से कोई एक अध्याय बंद हुआ हो, पर दूसरा अधूरा और गहरा खुलने ही वाला हो। सुबह के वक्त मनोज हवेली की सफाई कर रहा था। उसे राधा की चिट्ठी बार बार याद आ रही थी, वो शब्द जो उसने पहले नहीं समझे थे। अगर मैं लौट कर ना आऊं तो सच हवेली में ही नहीं, गांव की धूल में भी मिलेगा। वो वाक्य अब उसके कानों में गूंजने लगा। उसने सोचा, धूल में मतलब? वो हवेली के पिछले हिस्से में गया, जहां पुराना अनाज घर था। वहीं दीवारों पर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी परतें थीं। उसने झाड़न से सफाई शुरू की तो एक कोने में कुछ अजीब दिखा। लकड़ी के पैनल के नीचे एक पतली दरार, जैसे किसी ने कुछ छिपाया हो। उसने धीरे से उंगली लगाई। एक पुराना नोटबुक निकला, जिसके पन्ने मिट्टी से सने हुए थे। पहले पन्ने पर राधा की लिखावट थी। जो चेहरा ऊपर से मुस्कुराता है, वही भीतर सबसे गहरा झर छिपाए है। मनोज ने बैठकर पन्ने पलटे। हर पृष्ठ में गांव की परतें खुल रही थीं। हर चेहरा, हर झूठ, हर छिपा रिश्ता।
प्रधान के पीछे कोई और है। वो सिर्फ मोहरा है। हर दस्तखत, हर जमीन का सौदा एक नाम से जुड़ा है, गणपत मास्टर। वही जो सबको ईमानदारी सिखाता है। मनोज का शरीर जैसे सुन्न हो गया। गणपत मास्टर, वो तो राधा के पिता समान थे, पंचायत में सबसे सीधे और सच्चे माने जाते थे। उसने आगे पढ़ा। गणपत जी ने ही प्रधान को उकसाया। उन्होंने कागज तैयार किए, जमीनें हड़पीं, और जब मैंने सच जाना तो उन्होंने कहा, तू जो जानती है उसे जिंदा रख, वरना तेरी सांसें भी खरीद लेंगे। उसी रात नरेश आया और मैंने उसे सब बता दिया। मनोज की सांसें रुक गईं। हे भगवान, तो असली साजिश। वो कांपती आवाज में बोला, अभी खत्म नहीं हुई। वो भागा और ऊपर के कमरे में गया जहां नरेश सिंह रजिस्टरों की फाइलें बांध रहा था। भैया, मनोज ने कहा, राधा की डायरी मिली है और उसमें गणपत मास्टर का नाम है। नरेश ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या? वो सब उसी का खेल था। प्रधान तो बस दिखावा था, सारे सौदों के पीछे मास्टर का दिमाग था। नरेश ने डायरी ली और पढ़ने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। ये तो सरकारी जमीनों के रिकॉर्ड हैं। गणपत ने पूरे 3 गांवों की जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम कराई। मनोज बोला, राधा ने यही पाया था और वो बोलने ही वाली थी। नरेश ने मुट्ठी भींची। अब ये खेल खत्म होगा, पर इस बार पंचायत नहीं, कानून फैसला करेगा। शाम को हवेली के बरामदे में बृजमोहन चौबे बैठे थे जब गणपत मास्टर वहां पहुंचे। चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीरता थी, पर आंखों में एक अलग बेचैनी। लाला जी, उन्होंने कहा, सुना है आपको राधा की डायरी मिली है। बृजमोहन ने धीरे से कहा, हाँ मास्टर जी, पर वो डायरी तो बहुत कुछ कहती है। गणपत का चेहरा तन गया। आप नहीं जानते कितनी अफवाहें फैलती हैं। लोग किसी का नाम जोड़कर अपनी बात सच्ची बना देते हैं। उसी वक्त नरेश और मनोज कमरे से बाहर आए। नरेश ने डायरी उनकी ओर बढ़ाई। मास्टर जी, आपकी लिखावट की नकल इसमें है। आपके हस्ताक्षर 3 सौदों में पाए गए हैं। आप ही असली गुनहगार हैं। गणपत का चेहरा पीला पड़ गया। तुम लोग क्या समझते हो? राधा जैसी लड़की सच संभाल सकती थी? उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। मैंने तो उसे चेताया था। नरेश गर्जा, तुमने उसे चेताया नहीं, धमकाया था। गणपत पीछे हटने लगा। तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैंने गांव को पढ़ाया है। मैं गांव का भविष्य हूं। नहीं, बृजमोहन बोले, तू गांव का झर है। रात को जब गांव वाले हवेली के बाहर जुटे, नरेश ने सबके सामने डायरी और दस्तावेज पढ़े। लोगों के चेहरों पर आक्रोश था। गणपत ने धोखा दिया। उसने बच्चों को पढ़ाया पर अपनी आत्मा बेच दी। गणपत भागने की कोशिश में पीछे की ओर दौड़ा, पर अचानक हवा में वही खुशबू फैल गई, मिट्टी और केसर की। सबका ध्यान ऊपर की खिड़की की ओर गया। वहां राधा की परछाई खड़ी थी, लाल रोशनी में नहाई हुई। उसके चेहरे पर न क्रोध था न दुख, बस एक शांत मुस्कान। गणपत के कदम रुक गए। वो घबराया, पीछे हटा और हवेली के पिछवाड़े की पुरानी दीवार से टकरा गया। दीवार की ईंटें ढह गईं और नीचे वहीं पुराने जमीन के कागज गिर पड़े जिन्हें उसने सालों पहले छिपाया था। भीड़ सन्न रह गई। सच सामने था। पुलिस आई, गणपत को ले गई। गांव में सन्नाटा था, पर इस बार वो डर का नहीं, मुक्ति का सन्नाटा था। हवेली के बाहर नीम के नीचे दिया रखा गया। मनोज, नरेश, कमला देवी और बृजमोहन चौबे उस दिए के चारों ओर बैठे थे। मनोज ने कहा, राधा ने झूठ को जलाया और सच्चाई की लौ हमें दे गई। नरेश ने आसमान की ओर देखा। कभी कभी सच्चाई को जिंदा रखने के लिए किसी का मिटना जरूरी होता है। कमला बोली, पर जो मिटता है वही अमर होता है। उस रात हवा फिर से महकी, लालटेन की लौ हिली और दीवार पर एक आखिरी बार राधा की मुस्कुराती आकृति उभरी। धीरे धीरे वो लौ बुझ गई, पर खुशबू रह गई, सच्चाई की, साहस की और राधा की। नवलपुर पर वह रात किसी वरदान की तरह उतरी थी,
पहली बार बिना आंधी, बिना बिजली, बिना डर। आसमान में पूरा चांद झिलमिला रहा था और हवा में धान की ताज़ा महक थी। लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ था, एक उपस्थिति जो देखी नहीं जा सकती थी पर महसूस हर दिल कर रहा था। गांव वालों ने उस रात हवेली के पीछे वाले पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाने का निर्णय लिया था, राधा की आत्मा की शांति के लिए। क्योंकि अब सच सामने था, पापी पकड़े जा चुके थे और नवलपुर पहली बार अपने झूठ से मुक्त हुआ था। पीपल के चारों ओर छोटे छोटे दिए सजे थे। मनोज, नरेश, कमला देवी और बृजमोहन चौबे एक पंक्ति में खड़े थे। सारी हवेली, चौपाल और मंदिर की घंटियां उस क्षण एक साथ गूंज उठीं। बच्चे फूल लिए खड़े थे और बिंदिया सबसे आगे, उसके हाथ में मिट्टी का छोटा दीप था। माँ, क्या राधा दीदी अब सचमुच चैन से सोएंगी? बिंदिया ने पूछा। कमला देवी ने उसकी पीठ थपथपाई। हाँ बेटा, आज रात वो इस पीपल के नीचे मुस्कुरा रही हैं। मनोज ने दोनों हथेलियों में दिया उठाया। लौ कांप रही थी लेकिन बुझ नहीं रही थी। उसने पीपल के नीचे मिट्टी पर रखा और कहा, राधा, आज तेरे नाम से ये दीप जलाया है। तू डर का नाम नहीं रही, अब तू गांव की आत्मा बन गई है। नरेश ने आगे बढ़कर कहा, मैंने तुझे खोकर सीखा कि सच बोलने से डर नहीं मरता, डर बोलने से मरता है। उसकी आवाज गहरी थी और आंखें नम। तूने मुझ पर भरोसा किया और मैंने तेरी कसम ली कि इस मिट्टी में अब झूठ पनपेगा नहीं। लौ तेज हुई और उसी क्षण हवा में राधा की ओढ़नी की खुशबू फैल गई। मिट्टी, केसर और रात रानी की मिली जुली गंध जो अब सबके चेहरों पर मुस्कान बनकर उतर आई। अचानक पेड़ की पत्तियां तेजी से सरसराईं। बिंदिया ने ऊपर देखा, पीपल की शाखाओं में जैसे कोई छाया हल्के से झूल रही थी। माँ देखो, उसने फुसफुसाया। कमला ने भी देखा, एक स्त्री की परछाई चांदनी में भीगी हुई धीरे धीरे हवा में झूल रही थी, जैसे मुस्कुरा रही हो। मनोज और नरेश ने सिर झुका लिया। बृजमोहन चौबे ने मंत्र सा बोला, जो सच्चाई की राह पर चले उसे आत्मा भी आशीर्वाद देती है। पत्तियों की सरसराहट अब मधुर स्वर में बदल गई। ऐसा लगा जैसे हवा में कोई कह रहा हो, अब मेरा नाम डर नहीं, दीप है। दीपक जलने के बाद सबने बारी बारी से माटी का एक मुट्ठा राधा के नाम से चढ़ाया। नरेश आखिर में खड़ा हुआ। मैं अब जा रहा हूं लाला जी, उसने कहा। मेरा काम पूरा हो गया, सरकार को रिपोर्ट देनी है। बृजमोहन ने कहा, बेटा, तू यहाँ किराएदार बनकर आया था, पर आज तू इस घर का हिस्सा बन गया है। जब कभी लौटना तो हवेली के दरवाजे तेरे लिए खुले रहेंगे। नरेश मुस्कुराया। ये मिट्टी अब मेरे दिल में है लाला जी, और राधा, वो अब हर गांव की बेटी है। उसने पीपल की ओर देखा। लौ धीमी होकर शांत हो गई थी, पर उसके चारों ओर खुशबू और उजाला अब भी बना हुआ था। जब सब लौट रहे थे, बिंदिया वहीं रुकी रही। वो फुसफुसाई, राधा दीदी, जब मैं बड़ी होऊंगी तो तुम्हारी जैसी बनूंगी, डर नहीं, सच बोलूंगी। हवा चली और पीपल की पत्तियां झूमी, जैसे किसी ने धीरे से हाँ कहाँ हो। दीपक की लौ एक पल को झिलमिलाई, फिर स्थिर हो गई। अगली सुबह नवलपुर पहले से अलग था। लोगों के चेहरों पर एक हल्की चमक थी। प्रधान पद अब खाली था, पर गांव के हर घर में दीवारों पर लिखा गया, राधा सच है। बृजमोहन ने हवेली के दरवाजे पर एक पट्टिका लगवाई। यहाँ कभी राधा रही थी, जिसने हमें सिखाया, झूठ से बड़ी मौत और सच से बड़ी जिंदगी नहीं। कमला देवी ने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाया। मनोज ने अपनी पढ़ाई फिर शुरू की और हर शाम नीम के नीचे बैठकर वही पंक्ति लिखता रहा, सच्चाई की गंध वही है जो मिट्टी में भी जीवित रहे। नवलपुर की हवेली में अब शांति लौट आई थी। कई हफ्ते बीत चुके थे उस रात के बाद जब पीपल के नीचे दीप जलाए गए थे। गांव की गलियां अब फिर से चहल पहल से भरी थीं। बच्चे खेतों में दौड़ते, औरतें आंगन में बातें करतीं
और शाम को मंदिर की घंटियां पहले जैसी गूंजती, लेकिन उस शांति में भी कहीं न कहीं बीते समय की परछाई अब भी मौजूद थीं। कभी हवा चलती तो लगता जैसे हवेली की दीवारें अब भी कुछ कहना चाहती हों। एक सुबह मनोज हवेली के पुराने हिस्से में सफाई कर रहा था। बरामदे के कोने में रखी लकड़ी की पेटी में उसने पुराने दस्तावेज देखे, पीले पड़ चुके कागज जिन पर स्याही धुंधली पड़ गई थी। वो सब बृजमोहन चौबे के पिता के समय के थे। उसने एक मोटी फाइल खोली, ऊपर लिखा था 1946 नवलपुर जमीन रजिस्ट्री। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, एक नाम बार बार सामने आया, राम भरोसे मास्टर। मनोज के माथे पर बल पड़े। राम भरोसे मास्टर, ये तो गणपत मास्टर के पिता थे। वो ठिठक गया। फिर उसके हाथ में एक और पन्ना आया जिस पर किसी ने पेंसिल से लिखा था, सत्य को दबाने की कला विरासत में चलती है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मनोज भागा और बृजमोहन चौबे के पास पहुंचा। दादा, ये देखिए। उसने दस्तावेज उनके सामने रखे। बृजमोहन ने आंखों पर ऐनक चढ़ाई और जैसे जैसे पढ़ते गए उनके चेहरे की झुर्रियां और गहरी होती गईं। हे राम, ये तो मेरे पिता के समय की जमीनें हैं। उन्होंने भारी सांस ली। राम भरोसे मास्टर, तब के स्कूल के शिक्षक और गणपत के बाप। अब समझ में आया। क्यों बेटा, बाप के पाप को ढकने में लगा रहा? मनोज ने पूछा। आप कहना क्या चाहते हैं दादा? बेटा, बृजमोहन बोले, ये जमीनें पहले हमारे गांव के मजदूरों की थीं। राम भरोसे मास्टर ने अंग्रेजों के वक्त में रिश्वत लेकर इन्हें अपने नाम करा लिया था, और जब आजादी के बाद ये मामला उठा तब मेरे पिता ने चुप्पी साध ली थी, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। मनोज ने कांपती आवाज में कहा। यानी गणपत ने वही काम दोहराया जो उसके पिता ने किया था। बृजमोहन ने सिर झुका लिया। हाँ बेटा, ये पाप विरासत में चला आ रहा था और राधा उस चक्र को तोड़ने के लिए आई थी। उसी शाम कमला देवी ने पुराने संदूक में से कुछ चीजें निकाली। एक पुराना फोटो जिसमें युवा राम भरोसे मास्टर और उनके साथ एक और व्यक्ति खड़ा था, लाला जगदीश चौबे, यानी बृजमोहन के पिता। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, पर कमला ने कहा, देखिए बाबूजी, ये मुस्कान अब अजीब लगती है। बृजमोहन ने भारी स्वर में कहा, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती बहू। कभी कभी इंसान इतना झूठ जीता है कि मुस्कान भी मुखौटा बन जाती है। रात गहराने लगी। हवेली में सन्नाटा था, बस लालटेन की लौ डगमगा रही थी। मनोज सो नहीं पा रहा था। वो उठा और हवेली के उस हिस्से में गया जहां पुरानी दीवारों पर दरारें थीं। वहीं एक जगह उसने देखा, दीवार की दरारों से हल्की रोशनी निकल रही थी। वो झुका और कान लगाया। भीतर से फुसफुसाहट जैसी आवाज आ रही थी, धीमी पर स्पष्ट। चेहरे के पीछे चेहरा, हर पीढ़ी में एक। उसका दिल धक से रह गया। वो पीछे हटा और देखा, खिड़की में किसी की परछाई थी। वो राधा थी। वो बोली नहीं, बस हाथ उठाकर हवेली के दालान की ओर इशारा किया। मनोज ने लालटेन उठाई और उस दिशा में गया। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा पड़ा था जिस पर उकेरा था, सावधान, झूठ की जड़ यहां है। बक्सा भारी था, जंग लगा ताला मुश्किल से खुला। अंदर पुराने कागज, रजिस्टर और एक काला कपड़ा मिला। कपड़े में लिपटी हुई एक तांबे की पट्टिका थी जिस पर खुदे शब्दों ने हवेली की सच्चाई को फिर हिला दिया। इस हवेली की दीवारें सत्य और असत्य दोनों की गवाह हैं। हर बार कोई सच बोलता है, एक झूठ मरता है, पर झूठ की जड़ मिटाने के लिए किसी आत्मा का बलिदान आवश्यक है। मनोज ने कांपती उंगलियों से पट्टिका उठाई। क्या राधा ने वही बलिदान दिया था? उसने खुद से पूछा। और तभी पीपल की दिशा से हवा चली, ठंडी, पर गंध में वही मिट्टी और केसर। कमरा एक पल को उजाले में नहा गया। राधा की छवि मुस्कुराती हुई दिखी और हवा में उसकी आवाज तैर गई। अब झूठ की जड़ें सूख गईं, पर मनोज, याद रखना, अगली पीढ़ी में कोई और चेहरा फिर उग सकता है।
सुबह होने पर मनोज ने सब बताया। बृजमोहन चौबे ने आंखें मूंद लीं। मैं बूढ़ा हूं, पर अब समझा हूं, हर पीढ़ी में एक झूठ होता है जिसे कोई एक राधा आकर जलाती है। हमारा धर्म है उसे पहचानना, न कि छिपाना। कमला देवी ने कहा, तो अब क्या करेंगे बाऊजी? बृजमोहन ने दृढ़ स्वर में कहा, अब हवेली में सत्य का मेला लगेगा। हर साल इसी दिन यहां दीप जलेंगे। किसी देवी की पूजा नहीं, राधा की सच्चाई की पूजा होगी। उस दिन शाम को पूरा गांव हवेली में जुटा। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब एक स्वर में बोले, अब नवलपुर में कोई झूठ नहीं बोलेगा। दीप जले, ढोल बजे और हवा में वही पुरानी खुशबू घुल गई। नीम की पत्तियां झूमी, पीपल की शाखाएं गुनगुनाईं और दीवार पर एक हल्की परछाई उभरी, राधा की मुस्कुराती हुई। उसके पीछे जैसे और चेहरे भी थे, वो सब जिन्होंने कभी सच्चाई के लिए आवाज नहीं उठाई थी। और राधा की आवाज गूंजी, चेहरा नहीं, चरित्र पहचानो, क्योंकि असली गुनाह चेहरों के पीछे छिपे होते हैं। नवलपुर की सुबह सुनहरी थी, पर हवेली के बरामदे पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल चुका था। झूठ की जड़ें उखड़ चुकी थीं, गणपत मास्टर जेल में था और राधा अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन उस सन्नाटे के बीच कुछ अधूरा था, कुछ ऐसा जो राधा के बलिदान के बाद भी हवेली की हवा में तैर रहा था, जैसे कोई अदृश्य अपराध अब भी इस मिट्टी में सांस ले रहा हो। मनोज आजकल नींद में भी राधा की आवाज सुनता था, धीमी, कोमल, पर अर्थों से भरी। अभी सब खत्म नहीं हुआ मनोज। असली दोषी वो नहीं जिसे तुमने देखा। वो रात को अक्सर नीम के नीचे बैठ जाता और हवेली को देखता रहता। दीवारें अब शांत थीं, पर भीतर से एक बेचैन हवा उठती जो जैसे किसी रहस्य की ओर इशारा करती थी। उस रात भी वही हुआ। चांद आधा था, हवा ठंडी, और मनोज के कानों में वही फुसफुसाहट पड़ी, सच्चाई हमेशा एक परत नीचे होती है। अगली सुबह कमला देवी ने कहा, मनोज, हवेली की अलमारी से पुराने बही खाते निकालो, अब नरेश की रिपोर्ट के लिए भेजने हैं। मनोज ऊपर के कमरे में गया, जहां धूल भरी अलमारी में बही खाते रखे थे। जब उसने एक बही खोली तो पन्नों के बीच से एक छोटा कागज फिसल कर गिरा। उस पर लिखा था, सौदे का असली हस्ताक्षर चौबे परिवार से करवाना। मनोज ने कांपते हुए कागज उठाया। नीचे स्याही से लिखा था, बृजमोहन चौबे। उसका दिल धक से रह गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? शाम को उसने बृजमोहन चौबे से वो कागज दिखाया। लाला जी ने उसे देखा, फिर कुर्सी पर बैठ गए। उनके चेहरे पर ना आश्चर्य था, ना गुस्सा, बस थकावट। धीरे से बोले, हाँ, ये मेरा ही हस्ताक्षर है। मनोज की आवाज कांप गई। लेकिन दादा, आप भी? बृजमोहन ने कहा, मैं दोषी नहीं था बेटा, पर गवाह जरूर था। उस वक्त राम भरोसे मास्टर और मेरे पिता लाला जगदीश चौबे दोनों ने मिलकर सौदे किए थे। मैं जवान था और उन्होंने कहा, बस नाम लिख दो, बाकी हम संभाल लेंगे। मैंने लिखा, और उसी दिन इस हवेली में पहली बार रात को दीवारों से रोना सुना था। कमला देवी दरवाजे के पास खड़ी थीं, आंखों में आंसू, पर आवाज में स्थिरता। मतलब झूठ की शुरुआत इस घर से हुई थी? बृजमोहन ने सिर झुका लिया। हाँ बहू, और उसी झूठ की आखिरी गवाही राधा बन गई। रात को हवेली में शांति थी। लालटेन की रोशनी में मनोज अकेला बैठा था। अचानक दरवाजा खुला, बिना हवा, बिना आवाज। कमरे में वही जानी पहचानी खुशबू फैल गई, मिट्टी, केसर और रात रानी की मिली जुली गंध। उसने देखा, दीवार पर धुएं जैसी आकृति उभरी, फिर धीरे धीरे राधा का चेहरा दिखाई दिया। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। मनोज, उसने कहा, सच का बोझ किसी एक का नहीं होता। गांव का हर इंसान दोषी है। जिसने देखा पर कुछ नहीं कहा। उसकी आवाज में शांति और वेदना दोनों थीं। मैंने सिर्फ इतना किया कि उन्हें आईना दिखा दिया,
अब आईने में चेहरा कौन देखता है, ये हर पीढ़ी को तय करना होगा। मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। तो असली दोषी कौन था? राधा। राधा की परछाई मुस्कुराई। चुप्पी, जो सब जानती थी पर बोली नहीं, वही सबसे बड़ा अपराध है। इतना कहकर वो हवा में घुल गई। कमरे में अब सिर्फ दिए की लौ बची थी, स्थिर पर गहरी। अगली सुबह पूरे गांव में शोर था। बृजमोहन चौबे ने पंचायत में जाकर सब स्वीकार कर लिया। हाँ, मेरे परिवार ने भी गलती की थी, उन्होंने कहा, पर अब नवलपुर सच्चाई की मिट्टी पर फिर से खड़ा होगा। लोगों ने तालियां नहीं बजाईं, नारे नहीं लगाए, बस एक मौन श्रद्धांजलि दी राधा के नाम और उस सच के लिए जो इतने वर्षों बाद खुला। शाम को हवेली के सामने की दीवार पर एक नई पट्टिका लगाई गई। यहां कभी राधा रही थी, जिसने झूठ की आग में सच्चाई का दीप जलाया। मनोज, कमला देवी और बृजमोहन चौबे ने मिलकर दिया जलाया। लौ धीरे धीरे ऊपर उठी और दीवार पर राधा की परछाई फिर उभरी, मुस्कुराई और धीरे से गायब हो गई। इस बार कोई डर नहीं था, सिर्फ एक मुक्ति की शांति थी। साल बीत चुके थे, समय की नदी बहती रही, पर नवलपुर का नाम अब सिर्फ एक गांव का नहीं रहा, वो एक कहानी बन चुका था। एक ऐसी कहानी जहां राधा नाम की लड़की ने झूठ की नींव पर सच की दीवार खड़ी कर दी थी। सूरज की किरणें सुबह की धुंध को चीरती हुई खेतों पर उतर रही थीं। नीम के नीचे एक परिचित पर अब उम्र दराज चेहरा बैठा था, मनोज चौबे। अब वो जवान नहीं रहा था, चेहरे पर हल्की झुर्रियाओं, पर आंखों में वही चमक। उसने मिट्टी उठाई, सूंघी, वही गंध, वही राधा की खुशबू। उसने मुस्कुराकर कहा, 20 बरस बाद वो शहर से लौटकर नवलपुर आया था। गांव बदला था, अब मिट्टी की जगह पक्के घर थे, बिजली के खंभे थे, पर हवा में अब भी वही गांव की सादगी थी। हवेली अब पुरानी नहीं लगती थी, वो अब सत्यालय बन चुकी थी। लालटेन की जगह दिए थे और हर दिए के नीचे लिखा था एक दीप राधा के नाम। मनोज ने बरामदे की सीढ़ियों पर पैर रखा। दीवार पर लगी तस्वीरें अब भी वही थीं। कमला देवी, शांत चेहरा, तुलसी के पौधे के पास बैठी मुस्कुराती हुई। उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक हवेली की देखभाल की थी। उनकी आखिरी इच्छा थी, इस हवेली में कोई डर की बात न करे, सिर्फ सच्चाई की। मनोज ने तुलसी को पानी दिया और फुसफुसाया, माँ, आज हवेली में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, राधा दीदी का नाम अब किताबों में है। हवा चली और तुलसी की पत्तियां सरसराईं, जैसे किसी ने आशीर्वाद में सिर हिलाया हो। दोपहर को हवेली के आंगन में बच्चे इकट्ठे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति, गणेश मास्टर, गांव का नया शिक्षक, बच्चों को कहानी सुना रहे थे। बच्चों, आज तुम्हें एक लड़की की कहानी सुनानी है, जिसने झूठ से नहीं, सच से लड़ाई लड़ी थी। बच्चों की आंखें चमक उठीं। क्या वो भूत थी मास्टर जी? एक ने पूछा। नहीं, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वो आत्मा नहीं, आत्मा की आवाज थी। मनोज पास आकर खड़ा हुआ और उसका नाम था राधा। उसने कहा। बच्चे घूमकर उसकी ओर देखने लगे। उसने आगे कहा, राधा कोई एक लड़की नहीं थी बच्चों, वो तुम में से हर उस इंसान की आवाज है जो डर के बावजूद सच बोलता है। पूरा आंगन ताली से गूंज उठा। नीम के पेड़ की छांव में बच्चों की हंसी गूंज रही थी और हवा में वही केसर मिट्टी की महक। शाम को पूरा गांव जुटा। अब हर साल इस दिन सत्य दिवस मनाया जाता था। हवेली से लेकर नहर तक दियों की कतारें जलती और हर घर की देहरी पर लिखा जाता, झूठ बोले सो चुप न रहे। बृजमोहन चौबे अब नहीं रहे थे, पर उनकी लगाई परंपरा अब गांव की आत्मा बन चुकी थी। पीपल के नीचे बड़ी सी वेदी बनी थी, जहां हर साल पहला दीप मनोज जलाता था। उसने मिट्टी में दिया रखा। राधा, आज तेरा सच हर जुबान पर है। देख, अब कोई डरता नहीं। बच्चों की आवाज एक साथ उठी, राधा अमर रहे। दियों की लौ हवा में झूमी।
और उसी पल आकाश से एक हल्की किरण उतरी, जैसे किसी आत्मा ने गांव को आशीर्वाद दिया हो। रात गहराने लगी। सब लोग लौट गए, पर मनोज वहीं बैठा रहा। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, पीपल की पत्तियां हिल रही थीं और अचानक हवा में एक मीठी गंध फैली। वो मुस्कुराया। राधा, तू आई ना? उसके सामने मिट्टी पर दिए की लौ डगमगाई और लौ में राधा की छवि उभरी, अब भी वैसी ही शांत, वैसी ही मुस्कुराती। उसने कहा, मनोज, मैं कहीं गई नहीं थी। जब तक कोई सच बोलेगा मैं यहीं रहूंगी। मनोज की आंखें नम थीं। वो बोला, तेरा नाम अब डर नहीं, दीप है। राधा की परछाई धीरे धीरे हवा में घुल गई, पर पीछे छोड़ गई मिट्टी की वो खुशबू जो अब हर सांस में बस चुकी थी। सुबह हुई। सूरज की किरणें पीपल की डालियों से छनकर हवेली के दरवाजे पर पड़ी। बच्चे दौड़ते हुए आए। मास्टर जी, आज नया सत्र शुरू होता है। मनोज मुस्कुराया। हाँ बेटा, पर याद रखना, यहाँ पढ़ाई सिर्फ किताबों की नहीं, सच्चाई की भी होती है। उन्होंने दरवाजे पर टंगे शब्दों को देखा। सत्यालय, जहां हर दिया सच की लौ है। हवा चली, दिए की लौ कांपी और एक क्षण को राधा की हंसी फिर गूंज उठी। फिर सब शांत। पर वो गंध, वो रोशनी, वो एहसास अब नवलपुर की मिट्टी में हमेशा के लिए बस चुका था। कभी कभी एक आवाज पूरी पीढ़ी को बदल देती है। नवलपुर की वो आवाज राधा थी, जिसने साबित किया कि मिट्टी भले सूख जाए, पर सच की खुशबू कभी नहीं मिटती।